ये किताब एक साधारण जांच पड़ताल से शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे ये इस सवाल में बदल जाती है कि आखिर हम जिसे पागलपन कहते हैं वह असल में है क्या, और क्या समाज खुद भी किसी बड़े अदृश्य पागलपन से बना है। कहानी की शुरुआत एक कॉफी शॉप से होती है, जहां लेखक की मुलाकात एक न्यूरोसाइंटिस्ट डेबोरा तल्मी से होती है। वह अपने साथ एक रहस्यमय सी किताब लाती है, एक छोटा सा सुंदर लेकिन अजीब पैकेज जो स्वीडन से आया था। किताब का नाम बीइंग और नथिंगनेस है। पन्ने आधे खाली हैं, बीच बीच में शब्द काटे गए हैं और पूरा मामला किसी पहेली जैसा लगता है। पहले तो यह बस एक साहित्यिक जिज्ञासा लगती है, लेकिन जैसे जैसे लेखक उस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करता है, उसे महसूस होता है कि यह सिर्फ एक शरारती या कलात्मक पहेली नहीं, बल्कि किसी एक इंसान के दिमाग से निकला ऐसा काम है जिसने कई लोगों को सोचने, खोजने, उलझने और एक दूसरे से जुड़ने पर मजबूर कर दिया। उसी क्षण लेखक के भीतर यह विचार जम लेता है कि शायद सनक और असामान्यता सिर्फ व्यक्तिगत बातें नहीं हैं, वे समाज पर असर डालती हैं, उसे धक्का देती हैं, रास्ता बदलती हैं और कभी-कभी नए विचारों का जम भी कराती हैं। यहीं से किताब की असली यात्रा शुरू होती है। लेखक समझने लगता है कि लोग साइकोपैथ शब्द को बहुत आसानी से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन विज्ञान में यह उतना सीधा नहीं है। इतिहास में बहुत समय तक ऐसे लोगों को अलग अलग नामों से पुकारा गया, जिन्होंने बाहर से तो सामान्य दिखते हुए भी क्रूरता, चालाकी, सहानुभूति की कमी और विनाशकारी व्यवहार दिखाया। फ्रांसीसी और जर्मन मनोचिकित्सकों ने मेनी सैंस डिलीर जैसी अवधारणाएं दी, यानी ऐसा पागलपन जिसमें भ्रम नहीं होता, लेकिन व्यक्ति के भीतर हिंसा, आवेग और नैतिक खालीपन होता है। धीरे धीरे साइकोपैथी शब्द आया और फिर यह सवाल उठा कि क्या ऐसे लोगों को समझा जा सकता है, बदला जा सकता है, या बस पहचाना और अलग किया जा सकता है। इस पूरे सवाल के बीच लेखक की मुलाकात बॉब हेयर से होती है, जो साइकोपैथी के सबसे प्रसिद्ध शोधकर्ताओं में से एक हैं। बॉब हेयर का दृष्टिकोण बेहद सख्त है। उनके लिए साइकोपैथ कोई रहस्यमय नैतिक रूप से टूटा हुआ इंसान नहीं, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसे भावनात्मक सहानुभूति नहीं होती, जो दूसरों को इस्तेमाल करता है और जो समाज के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। उन्होंने इस पहचान के लिए एक चेकलिस्ट बनाई, जो बाद में बहुत प्रभावशाली बन गई। ये चेकलिस्ट जेलों, पैरोल बोर्डों, फोरेंसिक अस्पतालों और न्यायिक फैसलों तक में इस्तेमाल होने लगी। लेखक जब इस दुनिया में गहराई से प्रवेश करता है, तो उसे महसूस होता है कि यह सिर्फ अपराधियों की दुनिया नहीं है, यह उन संस्थाओं की दुनिया भी है जो तय करती हैं कि कौन सुधार के काबिल है और कौन हमेशा के लिए खतरनाक घोषित कर दिया जाए। वह ब्रॉडमूर जैसे उच्च सुरक्षा अस्पतालों तक पहुंचता है, जहां टॉनी जैसे कैदी रहते हैं। टॉनी जैसे लोग न तो साधारण अपराधी हैं, न ही पूरी तरह सामान्य रोगी। वे उस बीच की जगह में फंसे हैं, जहां अपराध, मानसिक स्वास्थ्य और संस्थागत शक्ति एक दूसरे में घुल जाते हैं। टॉनी बार बार अपने मामलों की समीक्षा चाहता है, अपनी सुनवाई चाहता है और उम्मीद करता है कि कभी न कभी उसे रिहाई मिल जाएगी। लेकिन उसके ऊपर लगा डेंजरस एंड सीवियर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का ठप्पा उसके भविष्य को लगभग जकड़ देता है। लेखक को यह देखकर हैरानी होती है कि एक चेकलिस्ट, कुछ अंक और कुछ चिकित्सकीय निष्कर्ष किसी आदमी की पूरी जिंदगी तय कर सकते हैं। वह यह भी समझता है कि यहां असली शक्ति डॉक्टरों, प्रशासकों और विशेषज्ञों के हाथ में है, और वही तय करते हैं कि कौन ठीक है और कौन नहीं। इसी दौरान किताब का एक और बड़ा मोड़ आता है, जब लेखक साइकोपैथी के इलाज के इतिहास को खंगालता है। वह ऑक रिड्स के प्रयोगों तक पहुंचता है, जहां कनाडा में एलियट बार्कर जैसे मनोचिकित्सक ये मानते थे कि साइकोपैथों को सहानुभूति, समूह चिकित्सा, सपनों की व्याख्या, भावनात्मक अनुभव और कभी-कभी बेहद असामान्य तरीकों से बदला जा सकता है। यह एक आदर्शवादी, लगभग भोला सा सपना था। वहां कभी-कभी साइकोपैथों को खुले माहौल में रखा गया, कभी समूहों में भावनाओं पर बात करवाई गई, कभी-कभी ऐसी चिकित्सकीय प्रयोगधर्मिता अपनाई गई जो आज सुनने में हास्यास्पद या खतरनाक लग सकती है। लेकिन उस प्रयोग के पीछे एक गंभीर नैतिक प्रश्न था। अगर किसी इंसान के भीतर मानवीय भावनाएं ही कमजोर हैं, तो क्या उसे सजा देना ही समाधान है, या उसे समझकर बदला जा सकता है? बॉब हेयर इस तरह की कोशिशों पर बहुत संदेह करते हैं। उनके अनुसार साइकोपैथ अक्सर इलाज को भी अपने पक्ष में इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि वे बाहर से वही अभिनय कर लेते हैं जो उनसे अपेक्षित होता है। लेखक इन दोनों दृष्टिकोणों के बीच झूलता रहता है।
एक तरफ वह हेयर की कठोर वैज्ञानिक भाषा से प्रभावित है, दूसरी तरफ उसे लगता है कि मानव स्वभाव को सिर्फ एक टेबल, एक स्कोर और कुछ व्यवहारगत संकेतों से परिभाषित कर देना खतरनाक हो सकता है। फिर वह सत्ता और कॉरपोरेट दुनिया की ओर मुड़ता है। उसे यह विचार आकर्षित करता है कि क्या बड़े बिजनेस लीडर, कॉरपोरेट टायरेंट और सत्ता लोलुप लोग भी किसी साइकोपैथिक पैटर्न में फिट बैठते हैं। इसी खोज में वह एलन डनलैप जैसे लोगों की ओर ध्यान देता है, जो सनबीम जैसी कंपनी में क्रूर छटनी, कठोर पुनर्गठन और अपने असाधारण आत्म प्रचार के लिए मशहूर हुए। डनलैप की दुनिया चौंकाती है। उसके घर में शिकारी जानवरों की मूर्तियां, अपने बड़े बड़े तेल चित्र और एक ऐसा व्यक्तित्व था जो अत्यधिक आत्ममुग्ध, प्रभावशाली और बेरहम लगा। लेखक को यह देखकर हैरानी होती है कि कई बार समाज ऐसे लोगों को लीडर या टर्न अराउंड स्पेशलिस्ट कहकर सम्मान देता है, जबकि उनके फैसलों से हजारों जिंदगियां प्रभावित होती हैं। इसी जगह वह बॉब हेयर और पॉल अबिया की किताब स्नेक्स इन सूट्स की तरफ जाता है, जिसमें दावा किया गया था कि कई कॉरपोरेट वातावरणों में सांप सरीखे, सहानुभूति विहीन लोग ऊपर चढ़ते हैं। लेखक सोचता है कि क्या यह सचमुच शक्ति का एक छुपा हुआ नियम है, या फिर इंसान की आदत है कि वह अनजान, ठंडे और अस्पष्ट व्यवहार में खतरा देखने लगता है। उसे समझ आता है कि असली खलनायक हमेशा फिल्मी नहीं होते, वे अक्सर धुंधले, उबाऊ और इम्पेनेट्रेबल होते हैं, और इसी उबाऊपन के भीतर वे चुपचाप बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं। इसी बीच वह हैती के विवादास्पद राजनीतिक पैरामिलिट्री नेता एमेनुएल कॉन्स्टेंट यानी टोतो से मिलता है, जो अमेरिका की एक जेल में बंद है। टोतो की कहानी किताब की सबसे असहज करने वाली कहानियों में से एक है। वह एक तरफ अपने आप को राजनीतिक शरणार्थी और अन्याय का शिकार बताता है, दूसरी तरफ उस पर अत्याचार, हत्या और हिंसा की परछाई है। लेखक उससे जेल में मिलता है और महसूस करता है कि वह आदमी आकर्षक, बातचीत करने में सक्षम और काफी आत्मनियंत्रित लग सकता है। यही बात उसे परेशान करती है, क्योंकि यही वह जगह है जहां साइकोपैथ शब्द सचमुच अर्थ पकड़ता है। बाहरी चमक और भीतर की क्रूरता के बीच का फासला। टोतो लेखक के लिए उस सिद्धांत का जीवित उदाहरण बन जाता है कि कुछ लोग दूसरों की पीड़ा को समझने की क्षमता के बिना भी सत्ता, संगठन और हिंसा की सीढ़ियां चढ़ जाते हैं। लेकिन किताब यही नहीं रुकती। जैसे जैसे लेखक आगे बढ़ता है, वह महसूस करता है कि उसे सिर्फ पागलों या साइकोपैथों की खोज नहीं, बल्कि अपनी खुद की आदतों की भी जांच करनी चाहिए। उसे एहसास होता है कि वह लंबे समय से मदनेस स्पॉटर यानी सनक पहचानने वाला पत्रकार रहा है। वह सनक, विचित्रता, विचलन और मानसिक अस्थिरता की जगह जगह खोज करता रहा है। वह खुद स्वीकार करता है कि पत्रकारिता कई बार इसी चीज पर टिकी होती है, सामान्य के बीच असामान्य को ढूंढना और फिर उसे कहानी में बदल देना। उसके दोस्त उसे तंज करते हैं कि वह लोगों की सनक की टेपेस्ट्री बुन रहा है, और यह बात पूरी तरह गलत भी नहीं है। लेखक को समझ आता है कि वह वर्षों से खुद भी किसी लेंस के माध्यम से दुनिया देखता आया है, और वह लेंस है असामान्यता के प्रति आकर्षण। इसी आत्मचिंतन में उसे यह भी लगने लगता है कि शायद वह जितना दूसरों की मानसिकता को पढ़ने में सक्षम है, उतना ही वह खुद भी जुनून, डर और नियंत्रण की प्रवृत्ति से संचालित है। इसके बाद किताब और तीखी हो जाती है, क्योंकि लेख असामान्य और प्रदर्शनीय पागलपन की दुनिया से बाहर निकलकर वास्तविक त्रासदी की ओर जाता है। वह डेविड शाइलर की कहानी में प्रवेश करता है, जो ब्रिटेन का एक पूर्व खुफिया अधिकारी था और बाद में एक अजीब तरह के सार्वजनिक पागलपन, षड्यंत्र आधारित भाषण और आध्यात्मिक प्रदर्शन की दुनिया में खिंच गया। शाइलर एक ऐसा व्यक्ति है जिसे मीडिया बार बार सनकी, विचित्र और लगभग हास्यास्पद चरित्र की तरह दिखाता है। वह खुद भी कई बार खुद को एक बड़े सत्यदर्शी या राजनीतिक योद्धा की तरह पेश करता है। वह साइंटोलॉजी, CCHR, दवाओं और मनोचिकित्सा विरोधी विचारों की ओर झुकता है। उसके भाषणों में भ्रम सरीखी स्पष्टता और नाटकीयता का अजीब मेल है। लेखक उससे मिलकर यह समझता है कि कुछ पागलपन इतना स्पष्ट होता है कि उसे देखकर लोग मनोरंजन लेते हैं, लेकिन उसका दर्द भी कम नहीं होता। वह यह भी महसूस करता है कि समाज नॉर्मल होने के जुनून में कई बार ऐसे लोगों को और विचलित कर देता है। वहीं 7/7 बम धमाके की पीड़िता रैचल नॉर्थ जैसी महिलाओं की कहानियां भी सामने आती हैं, जो असली हिंसा और आघात से गुजरी हैं। इन कहानियों के बीच लेखक को यह दिखने लगता है कि डर, ट्रॉमा और असामान्य व्यवहार के बीच की रेखा बहुत पतली है।
जिसे एक व्यक्ति पागलपन कहता है, वह दूसरे के लिए जीवित रहने की रणनीति हो सकती है। फिर किताब एक बहुत संवेदनशील और दिल दहला देने वाली सच्ची घटना की ओर मुड़ती है, रेबेका रायली की कहानी। रेबेका सिर्फ 4 साल की थी, लेकिन उसे बाइपोलर डिसऑर्डर का रोगी मानकर भारी दवाएं दी गई। उसके माता पिता उसे चुप कराने के लिए दवाओं का प्रयोग करते रहे और अंत में उसकी मौत हो गई। यह घटना किताब के सबसे गहरे नैतिक प्रश्नों में से एक बन जाती है। क्या एक इतनी छोटी बच्ची पर बाइपोलर जैसा लेबल चिपकाना चिकित्सकीय भूल थी? क्या यह दवा आधारित सिस्टम की असलता थी? क्या मानसिक स्वास्थ्य का पूरा तंत्र कभी कभी साधारण शरारतीपन, बचपना या ऊर्जा को रोग घोषित कर देता है? लेखक इस मामले के माध्यम से दिखाता है कि न केवल कमजोर या अपराधी समझे जाने वाले वयस्कों के साथ, बल्कि बच्चों के साथ भी सिस्टम कितनी भयावह तरह से गलत हो सकता है। वह यह भी देखता है कि डीएसएम जैसे मैनुअल समय के साथ कितने सारे नए डिसऑर्डर जोड़ते जाते हैं। अत्यधिक गुस्सा, इंटरनेट की लत, तरह तरह की परेशानियां, और इससे सामान्य मानवीय व्यवहार भी मेडिकल भाषा में डाल दिया जाता है। यह पागलपन का नया रूप है, हर भावना को बीमारी बना देना। दूसरी ओर दवा कंपनियां, करियर मनोचिकित्सक और संस्थागत हित इस बढ़ते वर्गीकरण से लाभ भी उठा सकते हैं। इसी दुनिया की आलोचना के बीच लेखक खुद को वैज्ञानिक, सामाजिक और नैतिक संदेह के बीच पाता है। वह एक साइंटोलॉजी कार्यक्रम में जाता है, जहां एंटी साइकाइट्री का जोश, व्यंग्य और प्रदर्शनात्मक ऊर्जा दिखाई देती है। वहां डीएसएम की नई नई संभावित बीमारियों का मजाक उड़ाया जाता है और लोग ये दिखाते हैं कि आधुनिक मनोचिकित्सा कितनी आसानी से आम आदतों को भी विकार में बदल सकती है। लेकिन लेखक पूरी तरह इस पक्ष में नहीं चला जाता, क्योंकि उसे पता है कि मानसिक बीमारी सच भी है और उसका इलाज न मिलना जानलेवा भी हो सकता है। रेबेका रायली जैसे मामले इस बात का प्रमाण है कि अंधाधुंध दवा, गलत निदान और अति उत्साही उपचार बच्चों तक की जान ले सकते हैं। इसलिए उसकी यात्रा किसी एक खेमे का समर्थन नहीं करती। वह न तो पूरी तरह मनोचिकित्सा विरोधी बनता है, न ही चेकलिस्ट आधारित कठोरता को पूरी तरह अपना लेता है। वह बीच के उस कठिन सत्य की ओर बढ़ता है, जहां विज्ञान, शक्ति, व्याख्या और मानवीय दुर्बलता एक दूसरे से उलझी रहती हैं। पूरी किताब में एक और बड़ा विचार बार बार लौटता है। समाज जिसे सामान्यता कहता है, वह शायद उतना स्थिर नहीं जितना हम मानते हैं। लेखक को लगता है कि जब वह साइकोपैथ, पागल, विचित्र या टूटी हुई मानसिकता वाले लोगों को खोज रहा था, तब वह असल में खुद समाज की संरचना को देख रहा था। समाज भी तो किसी हद तक एक सामूहिक मन है। उसमें भी डर है, महत्वाकांक्षा है, नकल है, प्रदर्शन है, शक्ति भूख है, भ्रम है और लाभ के लिए नैतिक सीमाओं को तोड़ देने की क्षमता है। कभी कभी जो व्यक्ति बहुत कूल और सफल दिखता है, वह गहरे स्तर पर सबसे कम सहानुभूतिशील होता है। कभी कभी जो व्यक्ति सबसे अजीब दिखता है, वह केवल टूटन नहीं, बल्कि रचनात्मकता, आघात या अलग दृष्टि का परिणाम होता है। कभी कभी पत्रकार, डॉक्टर और विशेषज्ञ भी असल में अपने अपने वर्गीकरणों में फंसे होते हैं। लेखक यह मानने लगता है कि वह खुद भी इस खेल का हिस्सा रहा है। वह असामान्यता को देखकर रोमांचित होता रहा है और उसी रोमांच को कहानी में बदलता रहा है। लेकिन अब उसे लगने लगता है कि यह केवल दूसरे लोगों का खेल नहीं, उसका अपना भी है। किताब का अंत इसी आत्म जागरूकता के साथ होता है। लंबे समय बाद टॉनी फिर से फोन करता है। वह किसी ट्रिब्यूनल के बारे में बताता है। लेखक फिर से ब्रॉडमूर और डीएसपीडी यूनिट की दुनिया में लौटता है, जहां लोग वर्षों से कागजी सुनवाई, आकलन और आशाओं की लंबी कतार में खड़े हैं। टॉनी अभी भी उम्मीद करता है, अभी भी किसी बदलाव की प्रतीक्षा करता है। लेखक उसके साथ बैठा हुआ सोचता है कि बॉब हेयर की चेकलिस्ट, न्यायिक सिस्टम और संस्थागत भय कितने लोगों को स्थायी रूप से कैद कर दिया है। वहां रिहाई केवल कानूनी शब्द नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक और नैतिक बहस बन जाती है। और फिर अंतिम क्षण आता है, जब रहस्यमय किताब के भीतर से एक कार्ड गिरता है और उस पर बस 2 शब्द लिखे हैं, गुड लक। यह छोटा सा वाक्य पूरे सफर का सार बन जाता है। जैसे दुनिया कह रही हो कि पागलपन, सामान्यता, न्याय और व्यक्तित्व, इन सब का कोई अंतिम साफ उत्तर नहीं है। जो कुछ हम देखते हैं वह एक अधूरी पहेली है, और उस अधूरेपन में ही इंसानी जीवन का असली अर्थ छिपा है। इस तरह यह किताब एक जांच नहीं रह जाती, यह एक यात्रा बन जाती है। एक ऐसे आदमी की यात्रा जो यह समझने निकलता है कि साइकोपैथ कौन है, और अंत में पाता है कि यह सवाल जितना दूसरों के बारे में है, उतना ही अपने बारे में भी है।
वह देखता है कि पागलपन केवल जेलों में नहीं है, वह बोर्ड रूम में भी है, राजनीति में भी है, मीडिया में भी है, दवा उद्योग में भी है, और कभी कभी हमारी अपनी जिज्ञासा में भी है। कुछ लोग हिंसा करते हैं, कुछ लोग वर्गीकरण करते हैं, कुछ लोग कहानी बनाते हैं, और इन सब के बीच इंसान बस ये कोशिश करता रहता है कि वह किसी तरह समझ सके कि दिमाग कैसे काम करता है, समाज कैसे काम करता है, और क्या हम सचमुच उतने सामान्य हैं जितना खुद को समझते हैं।